नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल चौधरी सभी साथियों का वेलकम करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ज़रूरी मुद्दे के ऊपर, राजस्थान के इतिहास के बारे में। राजस्थान के इतिहास को लेकर काफ़ी बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। जब से राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी, इन्होंने कल एक अपना बयान दिया, भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हल्दी घाटी का मैदान जहां पर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में जो युद्ध हुआ था, वहां पर एक शिलालेख लगवाया गया था। उस शिलालेख में लिखा गया था कि इस युद्ध के अंदर, हल्दी घाटी युद्ध के अंदर, मुगल सम्राट अकबर की विजय हुई थी, यानी अकबर जीता था। लेकिन दिया कुमारी जी ने कहा था कि भाई मैंने इस शिलालेख को यहाँ से हटवा दिया है और यहाँ पर दूसरा शिलालेख हमने लगवाया है, उसमें हमने ये लिखा है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। उसके बाद भी लोगों में बहुत सारे यहाँ पर कमेंट करना शुरू कर दिया कि भाई शिलालेख बदलने से इतिहास नहीं बदलेगा, इतिहास तो खून से लिखा गया है। अब दूसरे कुछ लोगों ने ये कमेंट करना शुरू कर दिया कि भाई ये बीजेपी सरकार ये इतिहास बदलने में ही लगी हुई है, ये धीरे धीरे सब कुछ समाप्त कर देगी। देखो, और एक और राजस्थान के जो राज्यपाल है, उन्होंने भी एक बयान दिया था और उस बयान में उन्होंने कहा था कि आमेर की जो बारमल की पुत्री थी हरकाबाई, जिसका विवाह मुगल बादशाह अकबर के साथ हुआ था सांबर के अंदर, तो उसको लेकर भी काफ़ी, अभी आपको पता है ये विवाद में है, लेकिन राजस्थान की इतिहास की किताबों में यही पढ़ाया जाता है। इसको लेकर भी काफ़ी उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने ये बोला कि वो जो हरकाबाई थी वो बारमल की पुत्री नहीं थी, बल्कि एक दासी की पुत्री थी। तो उसके बाद में भी राज्यपाल के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि भाई राज्यपाल जी, आपके पास इसका कोई प्रमाण या प्रूफ है क्या? भाई इतिहास की जो ऑथेंटिक किताबें हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, एनसीईआरटी की जितनी भी, उनमें तो यही बताया गया है कि सबसे पहले आमेर के राजा बारमल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ में करवाया। अब राज्यपाल जी को पता नहीं वो दासी का वो कहाँ से मिल गया, इसके ऊपर भी लोगों ने सवाल कर दिया। कुछ लोगों ने यह ध्यान तक बोल दिया कि भाई अब हमारी बहन बेटियों को अब दासी की बेटियां बताई जा रहा है, ये भी हमारे लिए बड़ा एक सोचनीय विषय है। जिसका मन करे वो कुछ ना कुछ विवादित टिप्पणी कर ही देता है। ये भी एक बयान यहाँ पर सामने आया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अकबर इतना बड़ा मुगल सम्राट बादशाह था, आखिर वो दासी की बेटी से शादी क्यों करेगा? ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। तो आखिर देखो, इतिहास हनुमान बेनीवाल जी को लेकर भी इससे पहले भी कई जगह काफ़ी अभी ये विवादित रहा है। तो इसको लेकर आज हम रियलिटी पर बात करेंगे कि भाई इतिहास की वास्तविकता है क्या, इतिहास का क्या बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग तो यही बोलते हैं कि भाई इतिहास आप कितना भी कुछ भी चेंज कर दो, किताबें बदल दो, शिलालेख बदल दो, लेकिन इतिहास तो जो है वही रहना है, वो बदला नहीं जा सकता। अब देखो, कुछ बातें हैं जो हम जरूरी करेंगे और आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें भी है जो हमें देखने को मिलेगी। देखो, हनुमान जी बनीवाल के ऊपर जो आपको पता है एमपी है सांसद, उनके ऊपर एक विवादित टिप्पणी करने वाला एक बंदा है, निम्बी जोधा पुलिस और जसवंत पुलिस के द्वारा, स्पेशल टीम के द्वारा एक कार्रवाई की गई है। अभी आपको पता है कि लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, विशेष तौर से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। ज़बरदस्त तरीके से ऐसे लोगों को वह वो पकड़ा जा रहा है और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो रही है। तो आपको पता है एमपी हनुमान बेनीवाल पर कमेंट करने वाला, सांप्रदायिक माहौल को खराब करने वाला एक आरोपी, यानी एक भड़काऊ पोस्ट ये लोग करते हैं ताकि दो समाजों के बीच में जहर उगले। विक्रम सिंह पुत्र भंवर सिंह, जाति राजपूत, निवासी चंद्राराई को प्रकरण में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अब इसके ऊपर आगे जोगेंद्र सिंह ने इसके ऊपर कार्रवाई की है और आगे भी इसके ऊपर सख्त कार्रवाई वो की जाएगी। अब देखो, इससे पहले और यहाँ पर देखो, इतिहास के ऊपर एक टिप्पणी हुई थी, आपको पता है उत्तर प्रदेश के में राणा सांगा, महाराणा जो सांगा है मेवाड़ के राजा, उन पर विवाद पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। राणा सांगा पर बयान देने के बाद में बुधवार को प्रदेश में आगरा में समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है रामजी लाल सुमन, उनके आवास पर जमकर हंगामा हुआ। राष्ट्रीय राजपूत जो करणी सेना है, इनके कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर घर में भी घुसकर काफ़ी तोड़फोड़ की। बाद में पुलिस की लाठीचार्ज भी हुई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए और कई यहाँ पर जो लोग यहाँ पर गए थे उनको भी काफ़ी नुकसान है यहाँ पर हुआ है। तो ये को रामजी लाल जो सुमन है, इन्होंने एक बयान दिया था। इन्होंने ये बयान दिया है कि जो राणा सांगा उन्होंने वो एक प्रकार से गद्दार उनको बताया कि उन्होंने बाबर को भारत बुलाया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ। उसके बाद में ये माहौल काफ़ी गर्म हो गया। करणी सेना के लोगों ने वहाँ पर इकट्ठे हुए लोग और धरना प्रदर्शन किया। लेकिन अब हुआ क्या, क्या सांसद के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हुई है? तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि देखो, सांसद ने फिर वापस कमेंट किया
मेरा मकसद किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा बयान न तो किसी जाति के खिलाफ था, ना किसी वर्ग के खिलाफ, और न ही किसी धर्म के खिलाफ। जहां तक माफी का सवाल है, तो इस जन्म में तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने माफी मांगने से ही मना कर दिया कि मेरी कोई इसमें गलती नहीं है, माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। लोगों को सही बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। तो इससे क्या साबित होता है कि भाई सांसद है राज्यसभा के, वो इस चीज को मना कर रहे हैं, है ना। सपा सांसद रामजी लाल सुमन, और इनके ऊपर जो लोगों ने बयानबाजी की, तोड़ फोड़ की, ऊपर कार्रवाई भी हो रही है कानूनी रूप से। तो इन्होंने देखो मना कर दिया। बाद में लोगों ने क्या किया, परेशान होकर इनके ऊपर कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया। तो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को हाथरस की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी रात राणा सांगा पर उनकी विवादित टिप्पणी से जुड़े मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज की गई केस को ही खारिज कर दिया। केस को ही कोर्ट ने खारिज कर दिया, कोई इनके ऊपर कार्रवाई कानूनी नहीं हुई। पहली बात तो इन्होंने जो विवाद दिया था वो सांसद में दिया था, और वहां पर वैसे ही आपको पता है देश अपना अपना लोक पक्ष रखते हैं, तो वैसे कोई कानूनी कार्रवाई होती नहीं है, ये अपना रूल है। दूसरी बात, यदि होती भी है तो इसका एक प्रमाण हमारी इंडिया की जो इतिहास की किताबें हैं उनमें ये चीज़ लिखी गई है, तो फिर इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी नहीं, क्योंकि कानून तो वही चीज़ मानता है जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, एनसीईआरटी की जो ऑथेंटिक जो किताबें हैं उसी को ही राइट माना जाता है। अब यहाँ पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब धीरे धीरे मामला शांत हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जो अध्यक्ष है, ये देखो राज शेखावत है, और भी कई लोग इसमें शामिल है, ये लगातार विरोध कर रहे हैं कि हमारे महापुरुषों देवी देवताओं के ऊपर लगातार टिप्पणियां की जा रही है। हालांकि कुछ लोग इनका भी विरोध कर रहे हैं कि इन लोगों ने इस प्रकार की जो दल बना रखे हैं, है ना, उनके उस दल के माध्यम से ये लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए इस प्रकार से लोगों को इकट्ठा करते हैं और माहौल बनाते हैं, है ना। इस प्रकार की बातें भी लगातार है, वो इनके ऊपर भी लोगों का आरोप है वो लगाया जा रहा है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहता है। अब हुआ क्या था कि नागौर के जो सांसद है हनुमान बेनीवाल, उन्होंने भी एक टिप्पणी की थी। उन्होंने एक बयान दिया था कि इतिहास में लोगों ने लड़ी नहीं, बहुत कम लोगों ने लड़ी है, जैसे कि जाट राजा सूरजमल, महाराणा प्रताप, और तो ज़्यादा राजस्थान में यहाँ के लोगों ने समझौते किए हैं। और बात करूँ मैं आज़ादी के बाद की, तो उन्होंने बोला बहुत कम लोगों ने, केवल जो राजनेता हुए हैं उन्होंने केवल सत्ता का सुख भोगा है, लड़ाइयाँ धरातल पर आकर नहीं लड़ी। दूसरी बात कि कई लोग राजा तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी बहन बेटियां 70 किलोमीटर दूर ले जाकर मुगलों को दे दी और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो क्या सांसद के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी? तो सांसद के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी किताबों में ही पढ़ाया जाता है, हमें ही पढ़ाया जाता है। इसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई जब ये मुगलों का लिखा हुआ इतिहास, अंग्रेजों का लिखा गया फर्जी इतिहास है, ये हमें क्यों पढ़ाया जाता है, हमारे बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है? राजस्थान के इतिहास में अलग है, इंडिया लेवल का इतिहास आप पढ़ोगे तो उसमें अलग पढ़ाया जाता है। तो ये इतिहास पढ़ाना गलत है। हालांकि इनको इस चीज़ का विरोध करना चाहिए, जो रियल इतिहास है, जो सच है, वही क्या बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसको लेकर भी बड़ा विवाद है अभी, और ये विवाद देखो रुकेगा नहीं ये विवाद, क्योंकि आप किस किस को रोकोगे? लोगों की जो बोले मन करेगा, लोगों ने किसी ने बोल दिया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जो अपने मत रखे, कोई किसी प्रकार से धरना प्रदर्शन करे, अपना मत रखे, तो लोग आज़ाद है। कोई किसी धर्म को माने, किसी लोक देवता लोक देवी को, किसी महापुरुष को माने या ना माने, वो हर व्यक्ति के अपना पर्सनल निजी जीवन है, कोई उसके ऊपर है वो अड़चन नहीं आना सकता, हम उसको रोक नहीं सकते और जबरदस्ती धर्म उसको ग्रहण नहीं करवा सकते। देखो अब होता है क्या है, पहले हम बात कर लेते हैं बाबर की। तो बाबर ये प्रथम मुगल सम्राट था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, बाबर की एक आत्मकथा है जिसमें ये पढ़ाया जाता है। हालांकि ये चीज़ वही है जो हमें पढ़ाया जाता है स्कूलों के अंदर, या गवर्नमेंट सरकार हमें पढ़ाती है। आत्मकथा तुजुक ए बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखी गई है, उसमें उल्लेख किया गया है कि राणा सांगा की तरफ से सलहदी तंवर भारत पर आक्रमण का आमंत्रण लेकर आया, परंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इस बात का खंडन भी किया है। तो देखो इस प्रकार की बातें लिखी गई है बाबर की आत्मकथा में, ये चीज़ें हमें पढ़ाई जाती है। अब इसमें सच्चाई क्या है क्या नहीं है, वो तो ये भारत सरकार का मामला है ना, राजस्थान सरकार का। तुजुक ए बाबरी में ये बाबर की आत्मकथा है, इसमें बाबर ने कमल के फूल के बाग का भी वर्णन किया है, जो कि धौलपुर में है, यानी यहाँ पर भी बाबर की सेना आई थी। ये भी एक, कुछ लोग तो इतिहास को आधा झूठा ही बताते हैं, ऐसे भी लोग सोशल मीडिया पर आरोप लगाते हैं। 21 अप्रैल 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी, ये इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था, लोधी वंश का अंतिम शासक, इसके बीच में एक पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था हरियाणा में, जिसमें बाबर विजय होता है और भारत में मुगल वंश की नींव रखता है और इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा जाता है। फिर देखो आगे क्या होता है।
अब देखो हुआ क्या था, आपको ये बात सोशल मीडिया पर मिल गई होगी कि राजस्थान के जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि हल्दी घाटी में जो शिलालेख था उसमें लिखा था कि महाराणा प्रताप युद्ध हार गए, यानी हल्दी घाटी का युद्ध हार गए थे। 2021 में जब मैं वहां से सांसद थी तब उसको बदला, और आज अगर आप हल्दी घाटी जाएंगे तो वहां लिखा है कि महाराणा प्रताप युद्ध जीते। ये मेरे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दिया कुमारी के इस बयान पर आपकी राय क्या है? ये यहाँ पर देखो राय मांगी जा रही है। क्या बात है, देखो मीडिया राय मांग रही है। हल्दी घाटी शिलालेख पर था महाराणा प्रताप युद्ध हारे थे, उसे बदला और आज उस पर लिखा है महाराणा प्रताप युद्ध जीते हैं। दिया कुमारी बयान, आपकी राय क्या? अब देखो इसके ऊपर भी लोगों से राय पूछी गई तो लोगों ने अपनी राय रखी। लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि भाई इतिहास के शिलालेखों को मिटा देने से खून से रंगा हुआ इतिहास नहीं मिटेगा। वहां पर लिखा गया है तो वो चीज सच थी या गलत थी, इसका कौन किसको क्या पता, है ना। तो इसको लेकर भी, इसके ऊपर भी टिप्पणियां लोग हैं वो करने लगे हैं। अब देखो यहाँ पर एक ये महिला है, इस महिला का सोशल मीडिया पर लगातार 10-15 दिन से बार बार एक वीडियो आ रहा है। ये हो सकता है ये महिला सोशल मीडिया और फॉलोअर बढ़ाने के लिए वीडियो डाल रही होगी इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर को निश्चित तौर से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से ज़्यादातर जातिगत जहर है वो उगला जा रहा है। ये महिला देखो लगातार बयान दे रही है, मैं इसका वीडियो नहीं चलाना चाहूँगा। ये लगातार बोल रही है कि जो सतरानियाँ है वो तैयार हो जाओ, नागौर चलेंगे। उसको मैं नाम नहीं लूंगा, घर में घुसकर मारेंगे, उसको सबक सिखाएंगे, हथियारों के धार लगा लो, यानी हथियार तैयार कर लो। अब समय आ चुका है नागौर वालों को उनकी, यानी उनको अपनी घर में घुसकर औकात दिखाने का। तो इस प्रकार से इसका लगातार विवादित बयान सोशल मीडिया पर आ रहा है। लेकिन हमारी पुलिस सरकार पता नहीं कर क्या रही है। ऐसे लोगों को जो सोशल मीडिया पर भड़काते हैं उनके ऊपर ब्लॉक, उनको मारना चाहिए, तुरंत कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। अब इसके बाद में राजस्थान में जब लोगों ने इसका बयान पढ़ा तो हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के या अन्य जो समाज के लोग इनसे जुड़े हुए हैं, जो इनको अपना सांसद मानते हैं, हालांकि जाट समाज के लोग हनुमान बेनीवाल को अपना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मानती है कि यही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, तो लोगों ने भी इसका विरोध है वो शुरू कर दिया। यहाँ पर मामला देखो एक हनुमान बेनीवाल का था, लेकिन ये मामला बड़े का लोगों ने जबरन निभा दिया सोशल मीडिया के माध्यम से, और हनुमान बेनीवाल की बात को इस स्तर तक जोड़ा गया। लोगों ने यहाँ पर कहा कि ये बहन बेटियों के ऊपर गलत बोला गया है, और अनेकों प्रकार को उसको तोड़ मरोड़ कर बात को रखा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में भड़काऊ पोस्ट लोगों ने किए। जाट समाज राजस्थान नागौर चलो, खरनाल चलो। अब देखो 8 जून को यहाँ पर करणी सेना है वो नागौर के अंदर अपना प्रदर्शन करेगी, आंदोलन है वो करेगी। हालांकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें आप अपना मत है वो सरकार के सामने रख सकते हैं, अपना धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 8 जून को ही यहाँ पर लोगों ने कहा है कि भाई खरनाल जाना है। आपको पता है कि नागौर और नागौर के पास में है खरनाल, वीर तेजाजी जो इनके जाटों के आराध्य देव है, कुल देवता है इनकी, ये जाट पूजा करते हैं। और कहते हैं कि ये नागौर का जो क्षेत्र है आसपास का, ये जाट बहुल्य क्षेत्र है, यानी इसके आसपास में जाटों की आबादी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर लोगों ने कहा कि घर में घुसकर इनको मारना है, तो इससे लोगों ने क्या किया, अपने स्तर पर बड़ा मुद्दा बना लिया। और यहाँ पर सभी लोग आसपास में लोग फैल चुके हैं। अब क्या रणनीति बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल काफ़ी यहाँ पर अफरा तफरी का मचा हुआ है। तो यहाँ पर 8 जून को लेकर काफ़ी हाईलाइट हुआ है। हनुमान तुम्हारा ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, तेजा सेना, तेजवीर सेना, जाट समाज द्वारा नागौर चलो का आह्वान, वीर तेजाजी महाराज खरनाल धाम पर तेजा भक्तों द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। खरनाल वीर तेजाजी धाम, यहाँ पर लोग देखो अपने अपने पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, और लोग हजारों की तादाद में खरनाल इस 8 तारीख को जाने को तैयार हो चुके हैं, जिस दिन करणी सेना की यहाँ पर रैली होगी। क्योंकि क्या करणी सेना में एक अध्यक्ष ने, महिला अध्यक्ष ने कहा जा रहा है कि बोला था कि इसको घर में घुसकर मारेंगे हनुमान को, इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो इसके बाद में मुद्दा और ज़्यादा हाईलाइट हो गया है कि भाई एक सांसद को इस तरह से सरेआम धमकी मिल रही है। दूसरी तरफ लोगों का कमेंट यहाँ पर आ रहा है कि इतिहास समय की उस स्याही से एक बार लिखने के बाद दुनिया का कोई तुरम का उसे नहीं मिटा सकता। दोष ने तो मुगलों का है और नहीं अंग्रेजों का। लिखने और लिखाने वाले वे देसी पंगु राजा स्वयं ही थे, और ये हम सब जानते हैं कि जो इतिहास लिखने वाले थे वो इतिहासकार कौन थे। बहुत बड़ा इतिहास की बात करें तो जो अंग्रेज था जेम्स टोड, उसे राजस्थानी इतिहास का पिता कहा जाता है। गौरी शंकर ओझा है ना, दशरथ शर्मा, अनेकों इतिहासकार हुए हैं। इसके अलावा भी जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे
के दरबार में दरबारी विद्वान रहा करते थे, और वो दरबारी विद्वान अपने राजा के बारे में किसी ना किसी प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर, हो सकता है जो अपने राजा के दरबार में रह रहा हो राजा के बारे में सही लिखेगा, गलत चीज़ें नहीं लिखेगा, तो ये इतिहास वो लोग लिखते थे जो राज दरबारी होते थे। इसके ऊपर भी देखो बहुत सारी टिप्पणियां हैं वो की जा रही है ना। फिर महाराणा प्रताप लड़े किसके साथ में थे, ऐसी भी टिप्पणी की जा रही है। लोगों ने देखो यहाँ तक कह दिया, सबसे अच्छा है कि जब दिया कुमारी जी ने उस शिलालेख को हटाने की बात कही, तो लोग यहाँ तक बोलने लगे कि अब ये बोल दो कि मुगल कभी भारत आए नहीं थे, पूरा झंझट ही खत्म हो जाएगा। यानी इतिहास में ये खत्म ही कर दो कि ना तो कभी मुगल आए, ना कभी अंग्रेज आए, ना कभी लड़ाई हुई, ना कुछ और हुआ, ताकि पूरी झंझट ही खत्म हो जाए। अब यही कहना बाकी रहा है। तो इस प्रकार की देखो बातें आ रही है। अब देखो इसमें होना क्या है, आगे देखो क्या है इसकी, देखो कुछ चीजें और देखते हैं। अब देखो राज्यपाल साहब को भी, राज्यपाल है राजस्थान के माननीय, उनको भी देखो ये चीजें सुनने को मिल रही है कि इतनी बड़ी राज्यपाल ने झूठ बोला है कि अपनी बेटी को किसी दासी की बेटी बना दिया। ये राजपूत समाज का देखो अपमान है। ये ऐसे बोल रहे हैं कि बीजेपी बीजेपी वाला कुछ भी बना सकते हैं। उन्होंने एक जो हरकाबाई थी बारमल की पुत्री, उसको अपनी दासी का दासी की बेटी बता दिया राज्यपाल ने, बिना किसी प्रमाण के और प्रूफ के। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी सोशल मीडिया पर काफी चल रहा है। हालांकि उस समय परिस्थिति ऐसी थी आमेर रियासत की कि भाई मुगलों की फौज बहुत बड़ी थी, उससे लड़ना एक एक तरफ से देखे तो आत्मघाती अभियान था, इसलिए वहां का जो परिस्थिति उसके अकॉर्डिंग वो चीजें हुई थी। लेकिन इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये मूर्खता होगी, इसलिए इतिहास के ऊपर कभी भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला, यहाँ पर देखो राजस्थान की इतिहास की किताबों में आखिर पढ़ाया क्या जाता है, राजस्थान की इंडिया की किताबें में और ही ज्यादा यहाँ पर पढ़ाया जाता है। मुगलों की गुलामी यानी अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूताना राजवंश कछवा राजवंश था, यह आमेर जयपुर का। 1562 में भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसका दूसरा नाम देखो कहीं जोधाबाई भी मिलता है, हालांकि ये जोधाबाई कहा जाता है कि मारवाड़ की थी, है ना, यहाँ की हरकाबाई थी, इसका विवाह, हालांकि कई फिल्मों में कई सीरियलों में इसका नाम जोधाबाई है, लेकिन रियल नाम इसका हरकाबाई मिलता है इतिहास की किताबों में। इसका विवाह सांबर में 6 फरवरी 1562 को अकबर से किया गया। यह किसी राजपूत शासक की पुत्री का किसी मुगल सम्राट के साथ किया गया पहला वैवाहिक संबंध था। इसके अकॉर्डिंग यदि माने तो राज्यपाल महोदय ने जो चीज बोली है उसके अकॉर्डिंग ये जो हरकाबाई है ये निश्चित तौर से भारमल की ही पुत्री थी, है ना। दूसरा भगवंत दास की पुत्री मानबाई, भगवंत दास जो कि भारमल का बेटा था, इसकी पुत्री थी मानबाई या मन भावती। इसका विवाह अकबर के पुत्र सलीम के साथ, यानी जो जहांगीर के नाम से बादशाह बना था, 13 फरवरी 1585 को हुआ। यानी कि पहले तो भारमल ने अपनी बेटी दी मुगलों को, फिर उसके पुत्र भगवंत दास ने अपनी बेटी दे दी। यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनका चलता रहा। इनके बीच में जब संधि हुई होगी उस समय ऐसी शर्तें रखी गई होगी कि आपके साथ वैवाहिक संबंध बनाएंगे ताकि हमारे बीच रिश्ता है वो मजबूत हो। और उसके बाद में मान सिंह है वो मुगलों की सेवा में ही रहा था, हमेशा आपको ये भी पता है, ये भी हमें किताबों में पढ़ने को मिलता है। मुगल दरबार में मानबाई को साहब बेगम का पद भी दिया गया। जहांगीर अपनी पत्नी मानबाई को सुल्तान निस्सा नाम से पुकारता था और खुसरो मानबाई का ही पुत्र था। ये चीज़ें हमें इतिहास में देखने को मिलती है। अब देखो दूसरी ओर यहाँ पर और बात हम करें तो जहांगीर का, ये जहांगीर है, इनकी बहुत सारी पत्नियां होती थी, तो इस जहांगीर का दूसरा विवाह जो अपनी मारवाड़ रियासत है जोधपुर, यहाँ के राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई, इसका नाम देखो जोधाबाई है। वो जोधाबाई नहीं है, ये इतिहास की किताबों में ये जोधाबाई है, जिन लोगों को नहीं पता वो सुन लो, उससे हुआ। और इससे खुरम, जोधाबाई का पुत्र हुआ खुरम। जोधाबाई को मल्लिका ए जहाँ की उपाधि प्राप्त थी। अगला है कि करमसी जहांगीर की अन्य राजपूत पत्नी भी थी, ये जहांगीर की पत्नी थी, ये भी राजपूत ही थी। महाराणा प्रताप, अब देखो महाराणा प्रताप के बयान के बारे में हमारा इतिहास क्या कहता है। 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना से पराजित हुए थे। ये इतिहास की कुछ किताबों में पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो अभी लोग बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि हम क्षत्रिय हैं, हम ये नहीं करते वो नहीं करते, तो उन लोगों के लिए इतिहास की किताबों में रियल में लिखा क्या गया है। ये महाराणा प्रताप राजा थे मेवाड़ के, आप सभी जानते हैं मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप, ठीक है। और ये मान सिंह था भाई आमेर का, जयपुर का राजा। और ये मान सिंह ये अकबर के पास में रहता था और ये अकबर की सेना में सेनापति बनकर आया था। यानी कि अकबर ने महाराणा प्रताप को मान सिंह के साथ में युद्ध करवाया, यानी राजपूतों को राजपूतों के साथ में लड़वाया था। यह मुगलों की रणनीति रही और यही बाद में अंग्रेजों ने अपनाई और लोगों को आपस में लड़ाया। और वही काम हम कर रहे हैं, जातियों को आपस में लड़वाने का काम हम कुछ नेता कुछ सरकारें कर रही है,
और अपना फायदा उठा रही है। तो इस चीज को लोगों को समझना जरूरी है। इसको आप यदि आप नहीं समझोगे तो जो पहले हम जो परिणाम भुगत चुके हैं वो आगे भी हमें भुगतना ही पड़ेगा। हल्दी घाटी युद्ध का और भी बहुत सारे प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस हल्दी घाटी युद्ध में निर्णायक विजय किसी को हासिल ही नहीं हो सकी, यानी ना तो महाराणा प्रताप की जीत हुई ना अकबर की जीत हुई, क्योंकि इस युद्ध के पीछे अकबर का उद्देश्य था महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना या महाराणा प्रताप को बंदी बनवाना। तो अकबर ना तो महाराणा प्रताप को पकड़ पाया, ना महाराणा प्रताप ने अकबर की गुलामी अधीनता स्वीकार की, यानी ये इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला। युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगी थे राणा पुंजा, इसका सहयोग रहा। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगी झाला मान, हाकिम खां, ग्वालियर के नरेश राम सा तंवर सहित देशभक्त सैनिक देश हित में बलिदान दिया और उन्होंने प्रसिद्ध घोड़ा चेतक भी इसमें मारा गया। तो ये चीजें इतिहास में हमें देखने को मिलती है। इस युद्ध में देखो महाराणा प्रताप की मृत्यु नहीं हुई थी। दूसरा यहाँ पर देखो इस युद्ध का परिणाम क्या मिलता है, मुगल विजय हुए अल्पकालीन, यानी मुगलों की इसमें विजय मानी गई कि एक बार मुगल जीत गए थे। राजपूत सारे जितने राजा थे योद्धा थे वो मारे गए और महाराणा प्रताप कहते हैं कि युद्ध भूमि छोड़कर वहां से चले गए थे। ये चीज भी इतिहास में मिलती है ना। महाराणा प्रताप ने युद्ध भूमि छोड़ दी थी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप के नेतृत्व वाली मेवाड़ सेना और आमेर के मान सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच लड़ा गया। मेवाड़ी सेना को काफी नुकसान पहुंचाने के बाद मुगल इसमें विजय हुए। हालांकि महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे, जो अनिच्छा से अपने साथी कमांडरों के कहने पर पीछे हट गए थे। यानी इनके साथियों के कहने पर महाराणा प्रताप युद्ध भूमि छोड़कर वहां से चले जाते हैं और बाद में मुगल है देखो अकबर यहाँ पर नहीं आया था, अकबर केवल अजमेर में ही रुक जाता है। अकबर अजमेर में रुक जाता है। अकबर सेनापति मान सिंह को बनाकर हल्दी घाटी में भेजता है। अब देखो अकबर महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए 4 लोगों को भेजता है, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये राजस्थान में मेवाड़ रियासत थी, बाकी मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर जितनी रियासतें थी इन लोगों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने नहीं की। कुछ विद्वानों के अनुसार महाराणा प्रताप ने मान सिंह का अपमान किया था, इसलिए मान सिंह ने प्रताप के विरुद्ध अकबर को युद्ध हेतु भड़काया, जिसका परिणाम हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। लेकिन अमर काव्य वंशावली में मान सिंह और महाराणा प्रताप की मुलाकात को सौहार्दपूर्ण बताया गया। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की व्यू रचना मेगजीन दुर्ग में रची थी, यह अजमेर में, ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया था, यानी मान सिंह अजमेर का राजा ही, देखो एक राजपूत से दूसरे राजपूत को इसमें लड़ाया गया। हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह का मुस्लिम सहयोगी सेनापति आसफ खां था। मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए मोलेला गांव में अपना पड़ाव डाला। महाराणा प्रताप ने युद्ध की योजना कोमलगढ़ दुर्ग में बनाई तथा सेना लोह सिंह गांव राजसमंद में सेना ने पड़ाव डाला। महाराणा प्रताप का शस्त्रागार मायरा की गुफा उदयपुर में था। अब देखो बहुत सारे इतिहासकार थे उस समय। एक बदायूनी नाम का इतिहासकार था, बंदायूनी, जिसने इस युद्ध को अपनी आंखों से देखा था और इस युद्ध का वर्णन भी किया था। हल्दी घाटी युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा, बंदायूनी गोगा, ये बंदायूनी है ना, इसने युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। हल्दी घाटी युद्ध में प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिसका नाम था बदायूनी, ये वहां पर मौजूद था। हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन इतिहासकार बंदायूनी ने अपने ग्रंथ मुक्तब उत त्वारिख में किया तथा युद्ध के बाद बंदायूं ने अपनी दाढ़ी को राजपूतों के खून से भी रंगा था। राजपूत वीरों का जब खून बह रहा था तो इसने अपनी दाढ़ी को भी रंगा था। इस युद्ध के अंदर झाला बिद्दा ने महाराणा प्रताप का राज्य चिन्ह लेकर स्वयं लड़ना शुरू किया और हल्दी घाटी युद्ध में अपना बलिदान देकर प्रताप को युद्ध के मैदान से निकाल दिया। महाराणा प्रताप यहाँ से चले जाते हैं, झाला बिद्दा उनके वस्त्र वगैरह राजमुकुट धारण करते हुए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये यहाँ पर देखो हल्दी घाटी का पूरा युद्ध का वर्णन है, वो हमारी इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है। बाद में 1597 में महाराणा प्रताप की 57 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाती है, यानी 1576 में युद्ध हुआ था, 1597 यानी महाराणा प्रताप ना तो अधीनता स्वीकार की और ना उन्होंने उनके युद्ध में कोई हार हुई, यानी युद्ध बाद में भी चलते रहे थे। इस प्रकार की बातें सामने आती है। बाद में महाराणा प्रताप का पुत्र हुआ था अमर सिंह। 1615 में मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम और मुगल शासक जहांगीर के बीच में मुगल मेवाड़ के बीच में संधि हो जाती है। इस संधि पर मुगलों की तरफ से खुरम और मेवाड़ की ओर से अमर सिंह प्रथम ने हस्ताक्षर किए। इस संधि की शर्तें रखी गई। क्या शर्तें रखी गई कि मेवाड़ के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, मेवाड़ का राजकुमार मनसबदार के रूप में मुगल दरबार में रहेगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करेंगे,
मेवाड़ के शासकों को मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। हालांकि कहा जाता है कि आमेर के राजाओं को बाध्य किया गया था कि भाई आपको वैवाहिक संबंध बनाने पड़ेंगे ताकि हमारे रिश्ते वो मजबूत हो। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में आप देखो, हिंदू मुस्लिम से शादी कर रहा है, सिख ईसाई से कर रहा है ना, प्रत्येक जाति में अदर कास्ट में शादियां हो रही है। तो फिर क्या दिक्कत है, मुझे बताओ, फिर इस चीज़ को बाउंड्री क्यों बनाना। आज इतिहास की किताबों में देखो इस प्रकार की हमें चीज़ें हैं वो झेलनी पड़ती है ना। बहुत सारे लोग इस चीज़ का राजनीतिक फायदा भी उठाते हैं समाज के। तो मैं चाहता हूँ कि समाज के लोग किसी प्रकार की हिंसा ना पड़ के सभी मेरे भाई बंधु मिलकर रहें। एक प्रोफेसर हुए थे रवि उपाध्याय नाम के, उन्होंने एक बात बोली थी कि भाई कि अंग्रेजों की रणनीति रही थी, अंग्रेजों ने यही बोला था कि जाटों को और राजपूतों को कभी एक साथ में मत बैठने देना। जिस दिन जाट और राजपूत एक हो गए ना, उस दिन इनके सामने कोई मुख्यमंत्री है ना, कोई प्रधानमंत्री है ना, कोई अमेरिका ना चाइना ना अंग्रेज है ना मुगल है, यानी ये किसी को भी उखाड़ के फेंक देंगे। ये इतनी ताकतवर जातियां हैं। तो कहते हैं कि इसी का फायदा मुगलों ने उठाया, मुगलों ने आपस में लड़ाया सभी को। उसके बाद में अंग्रेजों ने यही किया, अपनी सेनाओं में इन्हीं लोगों को भर्ती किया और इन्हीं का ही फायदा उठाया। और अभी राजनेता भी यही कर रहे हैं, लगातार राजपूतों को और जाटों को लगातार अलग किया जा रहा है। इनके बीच में किसी ना किसी प्रकार की दरार पैदा करो और फूट डालो, राज करो। आप खुद सोचो, यदि आप जाट और राजपूत अभी एक हो जाते हैं तो राजस्थान में जो भर्ती परीक्षाओं में जो माफिया जिस प्रकार की गड़बड़ियां धोखाधड़ी कर रहे हैं, पेपर आउट पेपर बेचे जा रहे हैं, क्या सरकार इनकी बात नहीं मानेगी? क्या सरकार को झुका नहीं देंगे? क्या देश के अंदर जिस प्रकार से अत्याचार शोषण हर चीज़ें बढ़ रही है, तो मैं निश्चित तौर से इनके ऊपर लगाम लग जाएगी। लेकिन कुछ लोग चंद फायदे के लिए, कुछ विभीषण ऐसे हैं, कुछ जयचंद है जो अपने निजी फायदे के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और इनके साथ में नहीं बैठने दे रहे। तो मैं सभी भाइयों को कहूँगा कि भाई जातिवाद का आप जहर है वो बंद करें। हमारा देश को आगे बढ़ाना है, समाज कभी प्रगति नहीं करेगा आपस में लड़ने से। मिलजुल कर रहें सभी, और इस प्रकार का आपस में लड़ाई झगड़े का ये जहर ना घोलें, यही हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और ये आप सब एक साथ एक मिलजुल कर रहे हो, ये सबका मुद्दा एक है, भ्रष्टाचार, पेपर माफिया, महंगाई, बेरोजगारी। तो फिर अलग अलग लड़ाई लड़ने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। आप अपनी राय क्या देते हैं अपनी कमेंट में बताएं। और यहाँ पर बातें चल रही है कि राजस्थान की किताबें हैं इतिहास की, उनमें बदलाव होना चाहिए, तो आप उसके बीच में क्या राय रखते हैं? क्या किताबों में इतिहास है वो बदलना चाहिए? इस प्रकार की बातें जो लगातार मांग उठाई जा रही है राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के भी द्वारा, तो उसके ऊपर आप क्या टिप्पणी, आप अपना कमेंट नीचे करके जरूर बताएं। धन्यवाद। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग अलग मत होता है।